हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी में जो 15वां चैप्टर है, पन्ना का त्याग। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पन्ना का त्याग। ये लेसन हम आज पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, रेडी हो? चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हमने बहुत से लोगों के मुंह से हमने बातें सुनी, लेकिन उसने मर्दानगी दिखाई, खूब लड़ी। और वो कौन थी? वो झांसी की रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खुबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, ये खुबीलाल कौन है? कोई युवक है जो ये पंक्तियां गाते हुए ये पंक्तियां गा रहा था। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वो बोल रहा था, जो गुनगुनाते हैं ना बच्चे, वैसे वो भी गुनगुना रहा था ये पंक्तियां। और वो अंदर बढ़ा, ये गुनगुनाते हुए वो अंदर आया, घर में आया। जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखा, वो स्कूल से आया होगा, उसने मेज पर बस्ता रखा और वापस जा रहा था तो उसने क्या देखा? जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, उसकी जीजी थी, वो कोई पुस्तक पढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, आगे जीजी, जीजी ओ जीजी। कौन कह रहा है? ये वो बच्चा कह रहा है, खुबीलाल। जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आगे खूबी। अब वो जीजी बोली, हाँ आगे खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। ये वो बच्चा कह रहा है, अपनी जीजी को बात बता रहा है कि मुझे बाल सभा में बहुत मजा आया। अच्छा क्या हुआ? जीजी पूछ रही है। अच्छा तो बोलो क्या हुआ? अंतर्याक्षरी हो रही थी ने रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, मुंदले हर बोलो के मुंह है। ये पंक्ति उन्होंने बोल दी। वो कह रहा है, रविंद्र उसका कोई दोस्त है, उसको जब अंतराक्षरी खेल रहे थे को ब से जो प्रारंभ होने वाली जो कविता थी वो उसको आई नहीं, तो मैंने बोल दी। वो कौन कह रहा है? खुबीलाल कह रहा है कि मैंने वो बोल दी। ठीक है, आगे देखो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये जीजी कह रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी अगर तुमने बोल दी तो? सुना तो सही जीजी, सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ने, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। देखो, मैंने तो थोड़ा सा बोला तो सारे लड़के क्या कहने लगे कि सारी सुनाओ कविता। तो मैंने फिर जोरदार स्वर में ऊंची आवाज में सारी कविता वो सुना दी, तो सभी तालियां बजाने लगे। दो पूछो मत, जीजी इतनी जोर जोर से तालियां बज रही थी। ठीक है, वो अपनी जीजी को बता रहा है। तो अच्छा तभी मुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। और जीजी हंसी कि इसलिए तुम्हें बड़ा मजा आया। हूँ, खुबीलाल ने कहा। खुबीलाल ने कहा हूँ। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? अब जीजी से पूछा उसने कि तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय, पन्ना धाय। हाँ, और जीजी ने कहा, क्या कहा कि एक मैं नारी की कहानी पढ़ रही हूँ, उस नारी का नाम है पन्ना धाय। क्या है? पन्ना धाय। ठीक है, हाँ। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में
में है ना। अब खूबीलाल कौन सी क्लास में है? 5वीं क्लास में। उसके क्लास में जो ये है ना चैप्टर है ना, तो वो जीजी कह रही है ये पाठ्यक्रम में, ये नाटक तो आपके पाठ्यक्रम में भी है। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर बोलेपन से पूछा। बोलेपन से यानी कि थोड़ा समूह बनाकर पूछते हैं ना बच्चे, आते हैं तो वैसे ही बोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैंने तेरा मतलब समझ गई, तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी। अब बच्चे होते हैं वो अपना मतलब निकालने के लिए आते हैं ना और प्यार से बोलते हैं, इसलिए जीजी कह रही है मैं भी तेरा मतलब समझ गई, तुम क्यों आया है, और तुम कहेगा अब कि मेरी प्यारी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो। वो कहानी सुनने के लिए उसके पास आ गया। खूबीलाल हंसने लगा। अब वो हंसने लगा, सुनो खूबी, झांसी की रानी, अब सुनो खूबी। अब वो ये कहानी बता रही है, तो बच्चों ध्यान से सुनना। ये झांसी की रानी है, इसकी वो कहानी खूबीलाल को सुना रही है। कौन सुना रही है? जीजी सुना रही है। ठीक है बच्चों, तो आप भी सुनना। ठीक है, सुनो खूबी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिसके पास शक्ति भी संगठन का बल था। नगर में जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी, और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ठीक है, वो समझा रही है कि लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीवी, अहिल्याबाई, ये तो इत्यादि महिलाएं थी जो शक्तिशाली संगठन का बल था इसमें, मगर ये कोई संगठन बली रानी नहीं थी, ना किसी की बेगम थी, ये तो एक धाय माँ थी। ठीक है, कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एक मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। वो कह रही है जीजी कि भैया तुम कल्पना करो कि एक माँ के सामने एक बेटे की बुरी तरह से तलवार से हत्या कर दी जाए तो उस माँ पर क्या बीतती होगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? अब कौन पूछ रहा है? ये खूबीलाल पूछ रहे हैं कि बहन क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना न्याय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। बच्चों, ये कोई मजबूरी की कहानी नहीं थी कि मजबूर में ऐसा हो गया, नहीं, ये एक बलिदान और त्याग की कहानी थी। ठीक है, तो सुनो। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही अकालग्रस्त हो गए थे। ठीक है, दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, उसका नाम था चंदन। पन्नाधाय का पुत्र का नाम क्या था? चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा था। उदय सिंह और चंदन एक जैसे थे, यानी कि 1 वर्ष के थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बेटे कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी
पथ भ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तंभ होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उसकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था। नवरात्र के दिन नवरात्र चल रहे थे तो उस दिन चित्तौड़गढ़ में नाच रंग चालू कर दिया, ठीक है। और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी कि दोनों राजकुमार उस अवसर पर आने चाहिए। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कि वो नाच करने में दोनों राजकुमारों को बुला लेगा और उन्हें मार देगा और उनका रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाये ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना ध्याय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा, ठीक है। बनवीर इतना पन्ना ध्याय पर भरोसा करता था कि बनवीर भी जानता था कि पन्ना ध्याय है तब तक उदय सिंह पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। उधर पन्नाध्याय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है। उधर पन्नाध्याय को पता चल गया कि नगर व्यापी है, वो नाच रंग के बीच हत्याकांड करेगा, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि पहरेदार लगे होंगे, इसलिए वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर ने के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेड़िए मौजूद थे, ठीक है बच्चों। इस भयंकर संकट में पन्नाध्याय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। बच्चों, कोई भी माँ ऐसा काम नहीं कर सकेगी जो पन्नाध्याय ने किया। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। अब उदय सिंह को नाच गाने में नहीं जाने दिया किसने? पन्नाध्याय ने। तो उदय सिंह को रूठ गया और वो कहाँ चला गया? रसोई घर में वहां पर इसको नींद आ गई। कीरत नाम का बारी था, वो पन्नाध्याय का भगत था, यानी कि पन्नाध्याय की देखभाल करता था। वह महलों से जूठी पत्तले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था, यानी कि पत्ते पाते उड़ जाते थे वो इकट्ठा करके, ये है वो कौन? कीरत नाम का बारी, ये है वो, ठीक है। ये इसके पास है ना ये पत्ते, ये ले जाता था, वो करता था। पन्नाध्याय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए है काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दें और पन्नाध्याय के वहां आने तक उसकी रक्षा करें। देखो इसने क्या काम सौंपा इसे, कि इस पत्तों में उदय सिंह को छिपाकर वो चित्तौड़ के किले से बाहर ले जाए। जब तक मैं ना आऊं तब तक उसको सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। ये काम इसे सौंप दिया। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था, वो उनकी बात बहुत मानता था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाध्याय का एक मात्र बेटा चंदन, पन्नाध्याय के बेटे का क्या नाम था? चंदन, तमाशा देखकर लौटा। वो नाच गाना देखकर लौटा। वह मान से
राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा और वह उदय सिंह के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। वे रोज साथ साथ ही खाना खाए करते थे। पर मां ने कहा हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। अब जो उदय सिंह का कक्ष था ना, जो कमरा था, उसमें लाकर उसे खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई और माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती। देखो बच्चों, उस कमरे में ले जाकर, उदय सिंह के कमरे में ले जाकर अपने बेटे चंदन को खाना खिलाया और फिर उस पलंग पर, किस पलंग पर, उदय सिंह के पलंग पर उसको सुना दिया। किसको? अपने चंदन को। ठीक है। और एक ये देखो, ममता की छाती का मतलब है अपनी छाती पर पत्थर रखा और इतना हृदय धैर्य किया कि उसके बेटे को मारने के लिए, अपने बेटे को मरवाने के लिए, उसे पता था कि उदय सिंह को वो मारने जरूर आएगा और उदय सिंह की जगह अपने बेटे को सुला दिया। देखो बच्चों, ये कोई भी माँ नहीं कर पाती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मगन हो गया। नींद आ गई उसे, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। ऐसी नींद वो सो गया कि वो कभी उठा भी नहीं, क्योंकि उसे मार दिया गया। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर विक्रम सिंह को मार कर आया था। विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा और पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा। पन्ना ने एक बार तो उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदियावंश के दोनों सुपुत्रों का खून अब एक होने वाला है। आज उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार, अब देखो, ये इससे कह रहा है कि तुम आज उदय सिंह को नहीं बचा सके, लेकिन यहाँ पर कौन है? चंदन है, उदय सिंह नहीं है। ठीक है। तो वो रोक रही है कि नहीं, ऐसा मत करो। तो वो कह रहा है नहीं, आज कोई नहीं बचा सकता। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। एक बार उसने उठाया, माँ की ममता यानी कि अपने बेटे को बचाने के लिए सिर उठाया और गिड़गिड़ाने लगी। अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तुम क्या बहादुरी बखानता है? तुम उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। वो कह रही है उदय सिंह की हत्या मत कर, मैं इसे दूर लेके चली जाऊंगी। लेकिन उदय सिंह है नहीं यहाँ पर। यहाँ क्या कौन है? इसका बेटा है चंदन। ठीक है। चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका स्तेय जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। ठीक है। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। कटार का वार बचा कर और से फुंफकारते हुए बनवीर ने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। अब बच्चा चीखा भी नहीं। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी, देखो बच्चों, वो खूबी को बता रही है कि माँ ने
इतने प्यार से उसे सुनाया कि वो आज तक भी नहीं उठा। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झलक रहे थे। खूबीलाल की आंखें भीतर हो गई। अब जो खूबीलाल था उनकी आंखों में भी पानी आ गया और वो जीजी भी रोने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो बच्चों अब अगली वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।